हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हो, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यदि आप इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि ये प्रश्न जो है बिल्कुल पेपर के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला। आंसर करिएगा कि भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है। यानी आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं अनुच्छेद 368 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, जो संशोधन की प्रक्रिया है ये आपका अनुच्छेद 368 के तहत रखा गया है भारतीय संविधान में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए साथियों कि ये संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है, आप कहिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है। ये भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है पेपर में। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संविधान संशोधन निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संविधान संशोधन इसमें से आपका कौन सा है, तो वो है साथियों आपका कौन सा संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में ग्रेट बाथ यानी वृहत स्नानागार निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है संबंधित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। आप सभी साथी जानते होंगे जो वृहत स्नानागार साथियों प्राप्त हुआ था ये जो है एक नहाने का स्थान था, एक स्नान करने का जो है स्थान हुआ करता था। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों मोहनजोदड़ो से ही ग्रेट बाथ यानी वृहत स्नानागार यहाँ से देखने को मिलता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर साथियों एक सवाल और पूछता है कि ये लोथल जो स्थान है, लोथल जो स्थल है ये कहाँ पर था, आप कहिएगा ये जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित था। कलीबंगा की बात करें साथियों ये आपका कहाँ पर था, ये आपका राजस्थान में स्थित था। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला सवाल, गुप्त काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा आप लोग। पड़, दिनार, निष्क और आपका दिया है कासार्पण। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, गुप्त काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था, तो वो था साथियों आपका दिनार शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मानव नेत्र में पुतली यानी पपिल का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है। रंगों की पहचान करना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, प्रतिबिंब बनाना, दृष्टि तंत्रिका से संकेत भेजना। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए बताएं। चलिएगा, मानव नेत्र में साथियों जो पुतली होती है यानी जो पपिल होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य साथियों होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्या, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। बी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। भास्कर भारत का पहला उपग्रह था, रोहिणी को सोवियत संघ ने छोड़ा था, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, इनसैट संचार उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है, सभी साथी छापिएगा आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन साथियों सही है, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। आर्यभट्ट साथियों भारत का पहला जो है उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा,
भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की समस्या मुख्यतः जो है भारत के किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है बताइए। चलिएगा, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की समस्या जो है मुख्यतः भारत के किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर छापिएगा आप लोग। भाई एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। आप सभी जानते हैं इसमें आपका कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है लाइक करने में। हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और आप लोग ऐसे इसी तरीके से बने रहिएगा। अभी आपको जो है बहुत सारे कंटेंट दिए जाएंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। तो यहाँ पर भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करें, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? पर्वतीय एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में साथियों क्या होता है? भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से संबंधित सही वर्ष जो है इसमें से आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा। चलिए फटाफट छापिएगा आंसर आप लोग यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। चलिए भाई सभी साथी प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं। तो भाई जो भी दोस्त यहाँ पर बता रहे हैं भाई 1 अप्रैल 1935, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा साथियों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, आप कहिएगा कि संजय मल्होत्रा है। कौन भाई? संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पहले दोस्तों कौन थे? इसके पहले जो है शक्तिकांत दास थे। ठीक है। और किस नंबर के साथियों? ये 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है। तो बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अच्छा आप लोग साथियों बताइएगा कि आरबीआई का जो है मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखते हैं कितने साथी आंसर करते हैं इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखिए, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि किस फसल में हुई है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए आप लोग। धान की, मक्का की, गेहूं, ज्वार। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है बताइएगा। चलिएगा, तो भाई जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं उत्पादन पर पड़ा है, विशेषकर आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में। ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिएगा, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए, तार युक्त संचार के लिए, अल्प दूरी के वायरलेस के लिए, और यहाँ पर दिया है इंटरनेट सेवा के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अल्प दूरी के वायरलेस संचार के लिए जो है ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग किया जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के साथियों यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया है, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी जानते हैं ये संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं है? बताइए। यहाँ पर बताइएगा कौन सा जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आपके नवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो साथियों आपका डी ऑप्शन दिया है कोयला, ये आपका गैर नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यानी डी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए सभी बच्चे, संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता जो है कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। चलिएगा,
संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी के जो है रचयिता कौन है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो वो है भाई महर्षि पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और व्यवस्थित ग्रंथ है, जिसके रचयिता जो है महर्षि पाणिनि जी हैं। बी विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल देखिएगा, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाला संविधान संशोधन साथियों इसमें से आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर आंसर छापिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, छापिएगा फटाफट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिएगा, मताधिकार की आयु सबसे आप देखेंगे साथियों 21 वर्ष पहले थी, लेकिन उसके बाद घटा दिया गया। कब घटाया गया साथियों, किस संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है मतदान की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। विकल्प सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। चलिएगा 68%, 72%, 78, 88%। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर छापिएगा आप लोग। चलिए सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताइएगा साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का जो है परसेंटेज कितना है। सभी साथी यहाँ पर छापेंगे आंसर। चलिए, यहाँ से साथियों सवाल पूछा गया, हर साल सवाल पूछा गया। आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ से सवाल बना हुआ है। तो बात करें साथियों, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो परसेंट है 78% जो है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन की बात करें साथियों, ऑक्सीजन यानी O2 की मात्रा अगर आप देखेंगे तो 21% है। अगर आप यहाँ पर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की अगर हम बात करें 0.03% जो है ये आपका वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बताइए। चलिए भाई सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि वर्तमान समय में जो है भारत में कुल कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप कहिएगा 28 राज्य हैं और 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 साथियों केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप आपका हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार हो गया, दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़ हो गया और आपका जम्मू और कश्मीर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें इसमें से आपको कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, आप देखिएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग छापिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं जो है भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो वो है साथियों आपका महाराष्ट्र। विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध कला का जो है उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी बी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। योजना आयोग के स्थान पर गठित की गई संस्था का जो है नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसका आंसर आप लोग कर सकते हो, बताइए। चलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा छापिएगा आंसर फटाफट भाई आप लोग। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी, आप कहिएगा 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। लेकिन आप साथियों देखेंगे 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करी गई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो नीति आयोग की स्थापना साथियों कब करी गई, 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना कब करी गई, 1950 में। ठीक है, तो बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से आपकी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आप लोग बता दीजिए यहाँ पर भाई। चलिएगा भाई, थायराइड, अग्नाशय है, यकृत है और आपका दिया है साथियों प्लीहा। यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर छापिएगा आप लोग। चलिए भाई, और पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, लीवर। ठीक है, तो विकल्प सी आपका राइट है। जय जवान जय किसान का नारा जो है किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए, छापिएगा आंसर फटाफट साथियों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, जय जवान जय किसान का नारा साथियों कब दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। कब भाई,
ये जो है साथियों आप देखेंगे लगभग 1965 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं बताइएगा, और मूल संविधान में आप बताइएगा साथियों कितनी अनुसूचियां थी। वर्तमान समय की अगर हम साथियों बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर बात करें यहाँ पर वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आप कहिएगा 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी साथियों, 8 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में साथियों भाग कुल कितने थे, मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। जितने पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मूल संविधान में बात करें अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, 395। अब वर्तमान समय में देखोगे साथियों सारे संशोधनों को मिलाकर आप देखिएगा लगभग 448 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यानी भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें सी विकल्प वाले साथी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अनुसूचियों की संख्या वर्तमान समय में कितना है, 12 है। भाग कितने हैं, 25 है, ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं, सारे संशोधनों को मिलाकर आप लगभग देखेंगे 448 जो है आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं साथियों, 6 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। इन सारे बेसिक पॉइंट को ध्यान रखें। सीधे सवाल बनता है, ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से जो है किस समाज सुधारक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी और कब की गई थी, ये भी आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए साथियों आप देखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में करी गई थी। सामाजिक सुधार हेतु करी गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, विद्युत धारा की एसआई इकाई निम्नलिखित में से जो है कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। चलिए विद्युत धारा की जो है एसआई यहाँ पर इकाई कौन सी है, इस एसआई मात्रक यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, छापिएगा। चलिएगा एसआई यूनिट जो है आपका कौन सा हो जाएगा विद्युत धारा का, आप देखेंगे साथियों तो वो है आपका एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी राइट है। अगला सवाल, भारत में जो है सबसे पहले सूर्य उदय जो है कहाँ पर होता है। ये भी साथियों सवाल पूछा गया है पेपर में, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और आपका दिया है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छापिए। चलिए भारत में जो है सबसे पहले सूर्य उदय जो है किस राज्य में होता है। 24 का राइट आंसर क्या है बताएं। तो वो हो जाएगा साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश। सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में साथियों सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। तो भाई वो है आपका भाग 18। कौन सा साथियों, भाग 18, यानी आप कह सकते हैं XVIII। यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ें, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे साथियों हम लोग। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं। 22 अप्रैल को, और आपका दिया है 5 जून को, 16 सितंबर को, 21 मार्च को। चलिएगा छापिएगा आप लोग आंसर। तो आप देखेंगे साथियों अगर पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। कब साथियों, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं साथियों, तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रत्येक वर्ष साथियों 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है वो जो है कौन सा है। सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला होता है, थैलेमस होता है। 27 का आंसर बताइए। चलिए मानव मस्तिष्क का वह भाग जो है कौन सा होता है जो शरीर का जो है संतुलन नियंत्रित करता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, वो है आपका साथियों क्या, सेरिबेलम। कौन सा भाई, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थी। 28 का आंसर छापिएगा। पहली महिला राज्यपाल इसमें से आपका कौन सी, आंसर छापिएगा। और किस राज्य की राज्यपाल थी ये भी आप लोग कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सरोजनी नायडू, ठीक है। किस राज्य की राज्यपाल थी, ये साथियों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना साथियों कब करी गई थी, 1993 में। कब दोस्तों, 1993 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
जल धारण क्षमता की दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जो है कौन सी होती है, यानी सबसे अधिक जो है कौन सी मिट्टी जल धारण करती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, आप लोग बताइएगा। और ये भी आप लोग आंसर करिएगा, कल की क्लास में हमने शायद आपको डिस्कस किया था कि जो काली मिट्टी होती है ये किस फसल के लिए बेहतरीन मानी गई है। तो वो साथियों आपका कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें साथियों जल धारण की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। तो वो है साथियों आपकी काली मिट्टी। विकल्प आपका सी राइट है। अगला सवाल ये रहा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है निम्नलिखित में से आपका कौन सा है। सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान, जय हिंद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है छापिएगा आप लोग आंसर यहाँ पर दोस्तों। आप देखेंगे साथियों भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य वो है आपका सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से, ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सत्यमेव जयते यानी साथियों इसका अर्थ क्या होता है, हमेशा यानी सदा सत्य की ही विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइएगा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है। 32 का आंसर बताएं आप लोग। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में दी गई है। तो वो हो जाएगा साथियों आपका अनुच्छेद 123। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये देखिए, सूर्य सिद्धांत ग्रंथ जो है किस विषय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएं। चलिए भाई, गणित से संबंधित है, खगोल विज्ञान से, भौतिकी से, या आपका दिया है ज्योतिष से। बताइएगा सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ है साथियों ये आपका किस विषय से संबंधित है। तो वो है साथियों आपका खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में से जो है कौन करता है। 34 का आंसर बताइए। चलिए, राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो आप देखेंगे साथियों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है किसका जो है आकलन किया जाता है, भारत की राष्ट्रीय आय का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। सामान्यतः मानव रक्त का जो है पीएच मान साथियों कितना होता है। 35 का आंसर बताइए। पीएच वैल्यू जो है कितना होता है आप लोग बताइएगा। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा छापिएगा आप लोग यहाँ पर। आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा, लगभग 7.4 जो होता है ये आपका क्या होता है भाई, ये आपका क्या होता है, रक्त का पीएच मान होता है। और कौन सा ये होता है साथियों, ये क्षारीय होता है। क्या भाई, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है सर्वप्रथम किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। चलिए, सही आंसर क्या है फटाफट छापिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। इनकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा। क्या भाई, भगत सिंह के द्वारा। आप देखेंगे यहाँ पर जो बी विकल्प दिया है यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला निम्नलिखित में से जो है कौन सा है, यानी कहाँ पर लगता है। 37 का आंसर दीजिएगा। चलिए, भारत का जो है सबसे बड़ा पशु मेला जो है साथियों कहाँ पर लगता है, इसका आंसर क्या है छापिएगा आंसर। आप देखेंगे तो पाएंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कहाँ पे साथियों, बिहार में। ये सोनपुर कहाँ पर है, ये आपका साथियों बिहार में है। और यहीं पर जो है पशु मेला लगता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी। 38 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज साथियों किसके द्वारा करी गई थी। चलिए साथियों, ध्यान रखें आप लोग 1953 में, कब 1953 में जो है डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज 1953 में वाटसन ऑन क्रिक के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का साथियों इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान समय में। आप देखेंगे साथियों तो पाएंगे कितने भाग हैं, 25। कितने, 25 भाग हैं, यानी डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर 40 दिया है साथियों, गणित में जो है शून्य की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बता दीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। तो आप देखेंगे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका आर्यभट्ट। ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, और भाई एक काम करिएगा आप लोग, लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा। ठीक है साथियों, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा फटाफट, क्योंकि इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है बताइए। सही आंसर क्या है छापिएगा आप लोग। चलिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। उड़ीसा में, राजस्थान में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में।
41 क्वेश्चन नंबर दिया है, यहाँ पर आप लोग बता दीजिए, छाप दीजिए आंसर। चलिए, तो भाई जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं किस पर, मध्य प्रदेश पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। अगला सवाल, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित हॉटस्पॉट की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी। चलिए फटाफट छापिएगा आप लोग यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। नॉर्मन मायर्स के द्वारा, डार्विन, हक्सले, लेमार्क। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या है। तो भाई जो भी साथी यहाँ पर गए हैं नॉर्मन मायर्स पर, वो बिल्कुल राइट है। ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है। 43 का आंसर बताएं। राज्यपाल की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा करी जाती है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। किस अनुच्छेद के तहत करता है भाई, आप देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, अनुच्छेद 155 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, ये रहा, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन का पठार अवसादी रूपांतरित अग्नेय चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 44 है, छापिएगा आंसर। चलिएगा, तो वो है साथियों आपका क्या, कौन सी चट्टान है, अग्नेय। ऑप्शन नंबर सी वाले दो से यहाँ पर राइट है। दक्कन का पठार का निर्माण साथियों किससे हुआ, अग्नेय से। अगला सवाल, गीतांजलि की रचयिता निम्नलिखित में से जो है कौन है। गीतांजलि की रचयिता बताइए। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विवेकानंद। ऑप्शन नंबर आपका साथियों बी राइट है। ध्यान रखें गीतांजलि के रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, और इन्हें साथियों इसके लिए जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। चलिए, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 44 के तहत जो है इसका उल्लेख किया गया है, समान नागरिक संहिता का। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारत में साथियों पहली बार जनगणना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट छापिएगा। भारत में जो है पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो भैया आप देखेंगे 1872 में। जो भी साथी ए विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन का वहन जो है किस तत्व द्वारा किया जाता है। चलिए, मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन का वहन जो है किस तत्व के द्वारा होता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। बी विकल्प आपका राइट है। और मात्र साथियों 2 क्वेश्चन और ये बचे हैं। नील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। 49 का आंसर बताइएगा। नील विद्रोह साथियों किससे संबंधित है, बिहार, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। चलिए छापिएगा आंसर फटाफट आप लोग। चलिए भाई, नील विद्रोह जो है भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर साथियों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका बंगाल वाला रीजन। कौन सा भाई, बंगाल क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और ये लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने साथी हैं जो क्लास में जो है अंत तक पूरे धैर्य के साथ बने रहते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है। क्योंकि वह कानून बनाता है, क्योंकि वह संविधान की व्याख्या करता है, क्योंकि वह संशोधन करता है, क्योंकि वह चुनाव कराता है। क्वेश्चन नंबर 50 का देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो बिल्कुल राइट आंसर करते हैं। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर आप लोग आंसर करिएगा। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग साथियों पूरे धैर्य के साथ इस क्लास को करा करिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ साथियों, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं सुबह 11:30 बजे, कोई समस्या नहीं होगी। आपका GK GS में बहुत बेहतरीन स्कोर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।